हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 12वीं का पहला अध्याय संबंध एवं फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संबंध एवं फलन एक्चुअल में है क्या, थोड़ा इसके बारे में समझने के लिए कक्षा 11 से संबंधित है। कक्षा 11 में आप दो चैप्टर वहां मुख्य रूप से पढ़े हैं। पहला चैप्टर जो हमारा है वह है समुच्चय संबंधित, और दूसरा चैप्टर एकदम ऐसा ही है, संबंध एवं फलन से संबंधित। ठीक है, तो यह आपका पूरा का पूरा अध्याय कक्षा 11 से ही क्या है, संबंधित है। तो किस प्रकार से संबंधित है, थोड़ा इस पे हम विचार करते हैं। उसके पहले चलिए हम बात करते हैं संबंध एवं फलन के बारे में। तो क्या है संबंध एवं फलन? अब संबंध एवं फलन समझने के लिए आपको सर्वप्रथम थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि समुच्चय क्या होता है। तो हम हल्का फुल्का एक ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़े थोड़े कक्षा 11 से, और फिर हम बात करते हैं कक्षा 12 के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समुच्चय क्या है भाई। तो देखते हैं कि समुच्चय किसे कहा जाता है। तो समुच्चय सेट, आपको पता होगा इसकी डिफिनेशन होती है वस्तुओं का सुपरिभाषित सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। ये बात आपने पढ़ा होगा। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। कैसे? जैसे अगर हम यहाँ पर उदाहरण लें तो क्या ले सकते हैं, जैसे भारत के भारत के 5 प्रधानमंत्री का नाम, या प्रधानमंत्री का समूह, या हम कहें भारत की नदियों का समूह, या मैं कहूँ तो प्राकृत संख्याओं का समूह, समूह, या मैं कहूँ अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समूह इत्यादि। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं जो सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड। क्या होता है इसका भाई? भारत के 5 प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे जो आपको 5 नाम बताने हैं वो सब के सब भारत के ही क्या होने चाहिए, प्रधानमंत्री होने चाहिए। तो देखिए ये सब के सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, और साथ ही साथ यह एक वेल डिफाइंड है कि भाई प्रधानमंत्री ही चाहिए, हमें यहाँ पे मुख्यमंत्री या उप मंत्री नहीं चाहिए। उसी प्रकार से भारत की नदियों का समूह, तो भारत में जो स्पेशली नदियां बहती है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। प्राकृत संख्याओं का समूह, तो प्राकृत संख्याओं में केवल प्राकृत संख्याएं ही आती हैं, दूसरी कोई संख्या नहीं आएगी। वैसे ही अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समूह, तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपको कुल 5 ही स्वर होते हैं, A E I O U। तो क्या इनको भी छोड़ के किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि समुच्चय क्या है। तो समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही है, और इसमें क्या होता है कि एक वेल डिफिनेशन के साथ सारे के सारे वस्तुएं एक साथ क्या की जाती है, रखी जाती है। अब समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करें, तो अगली बारी हमारी आती है समुच्चयों का। चाहे हम लिखें कि समुच्चयों को या समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किया जाता है। अब इसमें हम मान लीजिए कि एक अंग्रेजी वर्ड वाला ए है, तो हम ए एक समुच्चय के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। और समुच्चय को लिखते कैसे हैं?
तो समुच्चय में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पे वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को एक साथ में हम समूह बनाते थे। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के में पाए जाने वाले स्वरों का समुच्चय। एक हो गया ए, ई, आई, ओ, यू। अब इस सबको सेपरेट करने के लिए बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा लगा देते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और चूंकि ये एक समूह है तो समूह को हम इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में बंद कर देते हैं। अब यहाँ जो बन के आया यह हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। अब यह पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का यह जो कुल है यह इसका यह एक प्रकार क्या हो गया, समुच्चय हो गया। अब समुच्चय में जितने भी वस्तु पाए जाते हैं, जैसे ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ यू हो गया या यू हो गया, ये सब के सब इस समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा। तो यहाँ हमने देखा कि समुच्चय क्या होता है, तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी ले सकते हैं। हमने एक लिया और समुच्चय को लिख के देखा कि कैसे समुच्चय को लिखा जाता है। अब समुच्चय के अंदर जो पाए जाते हैं वस्तु उनको क्या हम कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो ये बात हो गई समुच्चय की। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि समुच्चय को परिभाषित जब कर लिया तो समुच्चयों का निरूपण कैसे किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्या लिखने का एक यही तरीका है कि कोई और भी तरीका है। तो अगला जो टॉपिक हम समझेंगे वो है समुच्चयों का निरूपण। चलिए थोड़ा समय लीजिए, इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। हम बात कर रहे हैं अब समुच्चयों का निरूपण। अब समुच्चयों का हम क्या लिखने जा रहे हैं, निरूपण लिखने जा रहे हैं। अब समुच्चयों का निरूपण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो किसी दिए गए समुच्चय का निरूपण मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। तो लिखते हैं यहाँ पे समुच्चयों का निरूपण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। अभी दो प्रकार लिखने से पहले हम क्या करते हैं, एक समुच्चय अपने पास से लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक समुच्चय हमारे पास ए जिसमें 1 से 8 तक के अंक है। कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 8 तक है। तो अब इनको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, इनको प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से दो विधियां हैं। पहला जो पहली विधि आती है उसे हम कहते हैं रोस्टर विधि। कौन सी विधि है, रोस्टर विधि। और दूसरी जो हमारी विधि यहाँ पे आती है निकल के, उसे हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। अब क्या इसका अर्थ है, तो रोस्टर विधि क्या कहता है, रोस्टर विधि का मतलब ये होता है कि जो भी समुच्चय में दिया गया है इनके प्रत्येक अवयवों को अलग अलग करके करली ब्रेसेस में क्या कर दिया जाए, लिख दिया जाए। जैसे हम जैसे रोस्टर विधि में लिख रहे थे, हमने कहा कि समुच्चय हमारा ए है। अब कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 8 तक हमने करली ब्रेसेस स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमारा क्या निकल के आ गया, यह रोस्टर विधि निकल के आ गया। तो रोस्टर विधि में क्या होता है कि जितने भी हमारी वस्तुएं होती हैं, चाहे जितने भी अवयव होते हैं, वो सारे अवयव स्पष्ट रूप से हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो हमने इस तरीके से रोस्टर विधि का प्रयोग किया और यहाँ से हमने पूरे समुच्चय का मान लिख दिया। अब बात आती है हमारा समुच्चय निर्माण विधि। अब इसी का समुच्चय निर्माण लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भाई, तो हम लिखते हैं यहाँ पे ए करली ब्रेसेस। अब ये जो भी नंबर है इस नंबरों को हम क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, इस नंबरों को हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं। हमने कहा कि मान लीजिए कि एक वेरिएबल है एक्स सच दैट, अब एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान जो हमारा है वह लेस देन या इक्वल है कहां तक भाई, 8। एक्स का मान क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 8। और साथ ही साथ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ब्रैकेट संख्या। यहाँ ध्यान से देखिए कि सारे हमारे जो एक्स का मान है वह 8 से छोटे या 8 के बराबर है
और साथ ही साथ यह किसका अयवा है? तो यह अयवा है प्राकृतिक संख्याओं का। तो इस प्रकार से यह हमारा क्या हो गया? समुच्चय निर्माण विधि हो गया। यह आपको जो यहाँ पे समझाया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है, एक्चुअल में क्लास 11th में के पहले अध्याय समुच्चय में आपको बहुत ठीक से पढ़ाया गया होगा। अगर आपको इसको समझने में कोई इशू हो रहा है तो आप जाए बड़े भारत भाई विजय सर के चैनल पे और वहां जाके क्लास 11th का पहला अध्याय सेट को वहां से क्या करें, ठीक से आप पढ़ें और आप समझने का क्या करें, प्रयास करें। ये सारी चीजें क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा और उम्मीद करता हूँ कि क्लास 11 से आप इस चीज को ठीक से पढ़ के यहाँ पे आए होंगे। तो अब बात करते हैं आगे। तो यह हो गया समुच्चय का निरूपण। और समुच्चयों का निरूपण हम मुख्य रूप से दो विधि में किए, एक रोस्टर विधि और एक हमने लिखा समुच्चय निर्माण विधि। क्या है रोस्टर विधि भाई? तो रोस्टर विधि में दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जबकि समुच्चय निर्माण विधि इसी का एक छोटा मेथड है जिसमें हम स्पष्ट रूप से चीजों को लिखते नहीं है, उसको वेरिएबल के रूप में ले लेते हैं और आसानी से बड़ा से भी बड़ा। देखो अंतर क्या है, रोस्टर में कई सारे ऐसे समुच्चय आएंगे जिसको लिखने लगोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बहुत बड़ा अगर कोई चीज हो रहा है तो उसको छोटे में कैसे लिखा जाए? तो उसको छोटे लिखने का तरीका कौन सा होता है? समुच्चय निर्माण विधि। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो आप एक बार इसे लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे। साथ ही साथ जो बच्चे नए हो वो आप इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आगे अब देखते हैं कि समुच्चयों का जब निरूपण हो गया तो एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे बात आके निकल के आएगी। जैसा कि हमारा चैप्टर है वो है संबंध एवं फलन। तो हम लोग बात करेंगे संबंध के बारे में। तो क्या होता है संबंध, ये चलिए समझने की प्रयत्न करते हैं। तब तक आप इसे नोट करें, फिर हम बात करते हैं संबंध से संबंधित। तो अब बात करते हैं हम संबंध के बारे में। तो संबंध क्या है भाई? अब संबंध को समझने से पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कार्तीय गुणन क्या होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम आप कार्तीय गुणन के बारे में थोड़ा जान लें कि कार्तीय गुणन कहते किसे हैं। कार्तीय गुणन क्या होता है? कार्तीय गुणन वैसे तो क्लास 11 में कार्तीय गुणन के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन एक बार उसके बावजूद भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कार्तीय गुणन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं कि मान लो कि दो कोई समुच्चय हमारे पास, एक समुच्चय हमारे पास ए और एक समुच्चय हमारे पास बी। एक समुच्चय ए और एक समुच्चय क्या है, बी। ए में कहा कि यहाँ पे है हमारे पास शर्ट, टी शर्ट और कुर्ता। या मान लीजिए कि हमारे पास ए में 3 अयवय और समुच्चय बी में हमारे पास पैंट, उसके बाद से जीन्स और पजामा। ठीक, समझ में आई बात? मैंने कहा कि सेट ए में मुख्य रूप से 3 अयवय शर्ट, टी शर्ट और कुर्ता है और बी में 3 अयवय है पैंट, जीन्स और पजामा। अब कार्तीय गुणन होता क्या है? कार्तीय गुणन एक्चुअल में कहानी यह है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अयवय बी के साथ किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो यहाँ देखो, जैसे हम बात करें शर्ट की, तो क्या शर्ट पैंट के साथ पहनी जा सकती है? बिल्कुल पहनी जा सकती है। तो एक तो कॉम्बिनेशन बन गया शर्ट और पैंट का। दूसरा क्या, शर्ट जींस के साथ भी पहनी जाती है? बिल्कुल पहनी जाती है, यह भी एक कॉम्बिनेशन बन गया। उसी के साथ क्या शर्ट पजामा के साथ पहना जाता है? यह भी पहना जाता है और यह एकदम फ्रीली आपका क्या है, इन्वायरमेंट है। तो शर्ट का पजामा के साथ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसका मतलब शर्ट का कॉम्बिनेशन पैंट, जींस और पजामा तीनों के साथ हो सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से क्या टी शर्ट पैंट के साथ पहनी जाती है? पहनी जाती है सर, तो इसका भी बन गया। उसी प्रकार से टी शर्ट का क्या जींस के साथ होता है? क्या बिल्कुल होता है, इसके साथ भी एक कंबाइन होगा। टी शर्ट क्या पैजामा के साथ पहना जाता है? यह तो सबसे स्वतंत्र रूप से पहना जाता है, जब आप स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं, घूमना चाहते थे, एकदम बिल्कुल ही पहना जाता है। तो यहाँ पे देखिए शर्ट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन पैंट, जींस, पजामा के साथ और टी शर्ट का भी पैंट, जींस और पजामा के साथ। उसी प्रकार से क्या कुर्ता पैंट के साथ पहन सकते हैं? क्या कुर्ता का कॉम्बिनेशन पैंट के साथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ये एकदम हो सकता है। उसी प्रकार से कुर्ते का जींस के साथ होगा क्या? ये तो होता ही होता है, ये तो मॉडर्न लाइफ है। उसी प्रकार से क्या कुर्ता का पजामा के साथ?
ये तो कल्चर है सर, कुर्ता का पजामा के साथ। तो क्या हुआ, यहाँ देखा कि समुच्चय ए के जो अवयव हैं वो समुच्चय बी के अवयवों के साथ एक विशेष प्रकार का क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। और इन्हीं कॉम्बिनेशनों को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए शर्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है पहला पैंट के साथ, तो शर्ट पैंट एक साथ, तो हम इसे कॉमा लगा के एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद से फिर शर्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा जींस के साथ, तो शर्ट कॉमा जींस, इस तरीके से हमने लिख लिया। फिर हमारा शर्ट का किसके साथ बन रहा है भाई, तो शर्ट का हमारे बन रहा है पजामा के साथ। किसके साथ बन रहा है, पजामा के साथ। तो शर्ट का यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बन गया। उसी प्रकार से टी शर्ट का, तो टी शर्ट का हमारा बन रहा है किसके साथ भाई, तो टी शर्ट का बन रहा है पैंट के साथ, पहला कॉम्बिनेशन। फिर हमारा टी शर्ट का बन रहा है किसके साथ, जीन्स के साथ, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया। उसी प्रकार से टी शर्ट का बन रहा है हमारा पजामा के साथ, तो ये पजामा के साथ हो गया, ये तीसरा कॉम्बिनेशन बन गया आपका। वैसे ही बात करें कुर्ते की, तो कुर्ता का अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुर्ता का बन रहा है किसके साथ, तो पैंट के साथ, यह पहला कॉम्बिनेशन हो गया। उसी प्रकार से कुर्ता का हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है किसके साथ, जीन्स के साथ, यह हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया कुर्ते का। फिर हमारा कुर्ता का बन रहा है किसके साथ, पजामा के साथ, तो पजामा के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के साथ कैसे संबंध बना रहा है, उस संबंध को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। और हर संभव को लिखा, हर संभव संबंध को हमने यहाँ पे क्या किया, लिखा है कि शर्ट कितने कितने के साथ संबंध बना सकता है। तो जितनी पॉसिबिलिटी है वो सारी यहाँ पे हमने क्या किया, लिखा है। अब ये जो हमने यहाँ प्राप्त किया, यहाँ देखा कि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के साथ अलग अलग तरीके से क्या किया है, कॉम्बिनेशन किया है। अब इसी को अगर हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख दें, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दें, और प्रत्येक यहाँ पे कॉम्बिनेशन के बीच में क्या लगा दें, कॉमा लगा दें, तो एक्चुअल में यह आपके सामने जो बन के आया ये कुछ और नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कार्तीय गुणन। और कार्तीय गुणन लिखा कैसे जाता है, तो कार्तीय गुणन दोनों समुच्चयों को मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। इसका मतलब ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का मान हमारा निकल के आ गया। अगर समुच्चय ए बी है तो ए क्रॉस बी, समुच्चय पी क्यू है, अगर मान लीजिए कि एक और हम समुच्चय ले लें, एक ले लिया हमने यहाँ पी है और एक दूसरा समुच्चय क्या है, क्यू है, और हमने कहा कि पी में 2 अवयव ए और बी हैं, क्यू में 2 अवयव 1 और 2 हैं, तो इसका हम कार्तीय गुणन कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी क्रॉस क्यू। अब पी क्रॉस क्यू का मतलब ए का गुणा 1 के साथ, तो ए हो गया, गुणा कर रहा हूं सॉरी, ए का कॉम्बिनेशन 1 के साथ, ए हो गया ए कॉमा 1। फिर ए का कॉम्बिनेशन 2 के साथ, तो यह हो गया आपका ए कॉमा 2। फिर बी का कॉम्बिनेशन 1 के साथ, तो यह हो गया हमारा बी कॉमा 1। और फिर बी का कॉम्बिनेशन 2 के साथ, तो यह हो गया हमारा बी कॉमा 2। तो इस तरीके से जो यहाँ प्राप्त हुआ, यह एक प्रकार का क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात ठीक से समझ में आ रही होगी कि कार्तीय गुणन क्या है। तो कार्तीय गुणन समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ किस तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है, किसका, अवयवों का। तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ कितनी प्रकार से कॉम्बिनेशन बना सकता है, कितनी प्रकार से एक प्रकार का व्यवहार कर सकता है, वह सारी चीजों को यहाँ पर अगर लिख दिया जाए तो वही हमारा क्या हो जाता है, कार्तीय गुणन हो जाता है। तो कार्तीय गुणन में हम बड़ी सरलता से इस बात को देख पा रहे हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ किस तरीके से कंबाइन हो रहा है, उसी का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। ये सब का सब क्या कहलाता है, हमारा कार्तीय गुणन कहलाता है। अब साथ ही साथ अब कार्तीय गुणन में एक बात यहाँ पर समझनी होती है जिसे हम कहते हैं क्रमित युग्म। क्या समझते हैं हम भाई, क्रमित युग्म क्या है, क्रमित युग्म, क्रमित युग्म इसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। ये क्या है, थोड़ा समझ लेना इसको। क्रमित युग्म का मतलब होता है एक ऐसा जोड़ा जो क्रम में बनाई गई हो। क्रम का क्या अर्थ है, तो यहाँ देखो ध्यान से, अगर हम ए कॉमा 1 के बारे में विचार करें, ए कॉमा 1 के बारे में, तो क्या कहोगे, ए समुच्चय
समुच्चय P का अयवय है तथा 1 समुच्चय Q का अयवय है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब कभी भी समुच्चय पहले समुच्चय का अयवय दूसरे समुच्चय के अयवय को एक साथ लिखा जाए तो यहाँ जो एक पेयर बन के आया, जो जोड़ा बन के आया, इस जोड़ा को हम क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। तो यहाँ पर क्रमित युग्म में ये जो है वह समुच्चय P का अयवय है, जबकि 1 जो है वह समुच्चय Q का अयवय, और दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसलिए यह क्या कहलाएगा? क्रमित युग्म कहलाएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन तो यह भी कहते हैं कि कार्तीय गुणन दो समुच्चयों का क्रमित युग्मों का एक समूह है, यह भी कह सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान से समझना इस बात को कि अगर देखो यह एक सेट के अंदर है और यह एक ऑर्डर पेयर है, तो यह प्रत्येक जो यहाँ पे आपके क्रमित युग्म दिखाई दे रहे हैं, यह प्रत्येक क्रमित युग्म A क्रॉस B का क्या कहलाएंगे? अयवय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अयवय कहलाएंगे। क्लियर है बात? समझ में आ रही है यहाँ पे? तो यह बहुत ही आसान है, बड़ा सिंपल है। तो इस तरीके से हम समझने की कोशिश किए कि कार्तीय गुणन क्या होता है। अगर कार्तीय गुणन समझ में आ गया है तो अब हम विचार करेंगे कि संबंध क्या होता है और कैसे हम संबंधों को समझ सकते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इसका समझने का क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। तो थोड़ा समझ लीजिए, नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं संबंध की तरफ। तो चलें अब हम बात करते हैं संबंध की। संबंध क्या है थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। संबंध तो बेटा ऐसे ही जनरली व्यवहार में जो समझा जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारा आपके बीच में एक संबंध है, आपके और आपके पिताजी के बीच में एक संबंध है, आपके आपके माता जी के संबंध में बीच में संबंध है, वैसे आपके और आपके भाई के बीच में एक संबंध है। यह संबंध भी बिल्कुल उसी प्रकार से है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात ये हो जाती है कि यह तो हुई व्यवहारिक तौर पे, संबंधियों के तौर पर आपने संबंध स्थापित कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें संबंध कैसा दिखना है? तो यहाँ पे हमें गणितीय संबंध के बारे में अध्ययन करना है। तो गणितीय संबंध को हम कैसे समझ सकते हैं, इसको ध्यान से समझना। अगर इसको हम समझने का प्रयत्न करें तो मान लीजिए कि हमने एक समुच्चय लिया, यह हमारा कोई एक समुच्चय है A और यह कोई एक अन्य समुच्चय है B। ठीक, हमने कहा कि समुच्चय A में जो अयवय है वह है 1 2 3 4 और समुच्चय B में जो है वो है 2 3 4 5 6। इस तरीके से अयवय दिए गए। तो अब हम संबंध अगर स्थापित करें A से B के बीच में, तो हमने कहा कि A के से B के बीच में एक संबंध परिभाषित इस प्रकार से है कि 1 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 4 से और 4 कनेक्टेड है 5 से। आ रही बात समझ में? क्या कहा जा रहा है? मैंने कहा कि समुच्चय A और B के बीच में R इस प्रकार से परिभाषित है, संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि 1 कनेक्टेड टू 2, 2 कनेक्टेड टू 3, 3 कनेक्टेड टू 4 और 4 कनेक्टेड टू 5। अर्थात एक का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 3 के साथ है, 3 का संबंध 4 के साथ और 4 का संबंध 5 के साथ। कुछ इस प्रकार से है कि अगर हम कहें कि इनके संबंध को परिभाषित करना हो तो कैसे परिभाषित करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर आर सच दैट ए टू बी। क्या मतलब है? ए और बी के बीच में आर एक संबंध है और यह संबंध कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि ए और बी के बीच में हमारा एक संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है। तो उसको कैसे लिखें? तो हम लिख सकते हैं आर सच दैट ए टू बी, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे क्या है कि अब इन संबंधों को हम कैसे लिखें? तो इस संबंध को लिखने के हमारे पास कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। कितनी विधियां भाई? 2 विधियां। कौन कौन सा? तो पहली विधि जो है हमारा वह है रोस्टर विधि। कौन सी विधि है? रोस्टर विधि। और रोस्टर विधि में क्या होता है भाई? तो रोस्टर विधि बहुत सरल है। रोस्टर विधि में आप क्या करते हैं कि जिनका संबंध जिनके साथ है वह क्रमित युग में बना के इनके साथ लिख देते हैं। तो आप लिखेंगे R बराबर, पहला संबंध क्या बनेगा? 1 का 2 के साथ। तो यहाँ हो गया पहला ऑर्डर पेयर 1, 2, दूसरा क्या होगा? 2 का 3 के साथ, तो यह बन गया 2, 3। तीसरा क्या होगा? 3 का 4 के साथ, तो यह हो गया 3, 4।
और चौथा क्या बनेगा आपका 4 का 5 के साथ, तो यह हो गया आपका 4, 5। और इस प्रकार से यह संबंध हमारा क्या हो गया, परिभाषित हो गया। तो यहाँ पे समुच्चय ए का संबंध समुच्चय बी के साथ किस प्रकार से है, वो हमने यहाँ पे रोस्टर विधि के माध्यम से क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। अब दूसरी बारी आती है इसके लिखने की, वो है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, और समझते हैं कि समुच्चय निर्माण विधि के अंतर्गत हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का क्या तरीका है सर? अब इसको लिखने के लिए आप जानते हैं कि जब भी समुच्चय निर्माण विधि लिखा जाता है तो वहां अवयवों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, वहां वेरिएबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ कैसे प्रदर्शित करें, तो हमने क्या किया, मान लिया कि माना समुच्चय ए का जो अवयव है उसे हम एक्स से लिखेंगे, और समुच्चय बी के अवयव जो है वो हम किससे लिखेंगे, वाई से। तो अब यहाँ पे बात आपको समझनी है कि कैसे लिखें। तो आप देखिए समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे आर, ब्रैकेट स्टार्ट होगा, ऑर्डर पेयर किसके किसके बीच में, ए और बी। ए का अवयव क्या है एक्स, और बी का अवयव क्या है वाई, तो ये आ गया एक्स कामा वाई, सच दैट। अब ध्यान से देखना कि इनके बीच में संबंध क्या है। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो 1 में 1 जोड़ने से 2 प्राप्त होता है, 2 में 1 जोड़ने से 3 प्राप्त होता है, 3 में 1 जोड़ने से 4 प्राप्त होता है, 4 में 1 जोड़ने से क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि y का मान x में कितना जोड़ने से प्राप्त होता है, 1 जोड़ने से प्राप्त होता है। अतः इनके बीच का जो संबंध है वो क्या है, x प्लस 1। तो हम लिखेंगे x कामा वाई सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1। क्लियर? साथ ही साथ यह भी लिखेंगे कि x किसका अवयव है, तो x इज द एलिमेंट ऑफ a, और y किसका अवयव है, तो y इज द एलिमेंट ऑफ b। और यह जो आपने लिखा यह इसी संबंध का समुच्चय निर्माण विधि है। तो देखिए संबंधों को लिखने के हमारे पास कितने तरीके हो गए, तो यहाँ पे 2 तरीके हो गए, एक रोस्टर विधि और एक हो गया समुच्चय निर्माण विधि। आगे बात समझ में आपको क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो थोड़ा एक और उदाहरण से हम समझते हैं कि कैसे हम समुच्चय को लिख सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे लेते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से हम समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो चलिए एक अन्य उदाहरण ले रहे हैं, और यहाँ पे एक मान लिया हमने समुच्चय ले लिया, समुच्चय P, और एक अन्य समुच्चय हमने ले लिया समुच्चय Q। ठीक है, और P में जो हमने मान रखा वो कुछ इस प्रकार से रखा कि 2, 3, 4, और Q में मान जो हमने रखा वो रखा 11, 13 और 15, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और हमने कहा कि 2 P और Q के बीच में एक संबंध R कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि 2 जो है वो 11 से कनेक्टेड है, यही 2 15 से कनेक्टेड है, फिर 3 आपका 13 से कनेक्टेड है, साथ में 3 आपका अगेन 15 से कनेक्टेड है, और 4 आपका 15 से कनेक्टेड है, कुछ इस प्रकार से। तो अगर यह इस प्रकार से है तो इनके संबंध कैसे लिखे जाएं, तो संबंध लिखने का फिर तरीका वही होगा। पहला तो आप संबंध को प्रदर्शित करिए कि R सच दैट P टू Q, संबंध किनके किनके बीच है, P और Q के बीच में। पहला लिखने का तरीका रोस्टर कैसे लिखेंगे, तो अगर हम इसका रोस्टर विधि देखें तो रोस्टर विधि में आपको मिल जाएगा कि R का मान, अब देखो 2 किसके किसके साथ कनेक्ट है, तो 2 11, तो 2 कामा 11, कामा 2 किसके 15 के साथ, तो 2 कामा 15। उसके बाद से 3 किसके साथ है भाई, तो 3 13 के साथ है, तो 3 कामा 13। उसके बाद से आपका 3 15 के साथ है, तो 3 कामा 15। और उसके बाद से साथ में आप ये समझिए कि 4 किससे कनेक्टेड है, तो 4 कनेक्टेड हमारा 4 कामा 15 के साथ। और इस प्रकार से यह रोस्टर विधि के माध्यम से हमारा संबंध क्या हो गया, परिभाषित हो गया। अब दूसरी बारी आते हैं यहाँ पे जो है समुच्चय निर्माण। तो समुच्चय निर्माण विधि से कैसे समझेंगे आप, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। अब समुच्चय निर्माण विधि कैसे निकल के आएगा, यहाँ ध्यान से देखिए। तो समुच्चय निर्माण विधि में आप लिखोगे आर, आर संबंध है। अब यहाँ पे इससे मान लीजिए आप एक्स और इससे मान लीजिए आप वाई, तो आप लिखेंगे एक्स कॉमा वाई सच दैट। अब वाई क्या है, एक संबंध स्थापित करनी पड़ेगी ना, संबंध तो दिखाना पड़ेगा। तो वाई का एक्स के साथ संबंध कैसा है, तो क्या यहाँ कोई संबंध बन रहा है क्या, एक बराबर, नहीं ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक संबंध है कि y का मान
x से क्या है, बड़ा है। देखो 2 से बड़ा 11, 2 से बड़ा 15, 3 से बड़ा 13, 3 से बड़ा 15, 4 से बड़ा क्या है 15। हम कह सकते हैं कि y का मान x से क्या है, बड़ा है। क्या हो गया, x, y सच दैट, और यहाँ लिखोगे कि y इज ग्रेटर देन x, जहां x इज द एलिमेंट ऑफ p और y इज द एलिमेंट ऑफ q। और इस प्रकार से जो आपने लिखा, यह इस संबंध का एक प्रकार का समुच्चय निर्माण है। आगे बात समझ में, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसे नोट करें, और फिर इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं समुच्चय के आधार पे कि संबंध की परिभाषा हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो थोड़ा समझ लीजिए, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चले अब समझते हैं हम थोड़ा सा संबंध के बारे में, इस संबंध का डिफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप एक बात समझें, थोड़ा हम क्या करते हैं बेटा, इसका संबंध दिखाते हैं, ए और बी के बीच में संबंध कैसा है। आप देख रहे हैं कि 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 3 के साथ है, और 3 का संबंध किसके साथ है, 4 के साथ। अगर ऐसा है तो क्या इसका संबंध लिखा कैसे जाएगा, तो हम रोस्टर विधि के माध्यम से लिख रहे हैं। आर का मान जो है वह होगा 1, 2, फिर होगा आपका 2, 3, और फिर होगा आपका 3, 4। जो यहाँ पे संबंध आप स्थापित है उसके आधार पर हमने लिख दिया। अब साथ ही साथ एक काम करोगे, थोड़ा इसका कार्तीय गुणन लिखोगे, कितना आएगा, क्या लिख रहे हैं आप, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन लिख रहे हैं हम, तो कार्तीय गुणन कैसे लिखेंगे भाई, तो कार्तीय गुणन में तो कहता है कि 1 का संबंध सबके साथ होगा, मतलब 1 का 2 के साथ एक कॉम्बिनेशन है, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, और 1 का 6 के साथ, ये तो सबके साथ आएगा। मतलब यहाँ पे A क्रॉस B निकल के आ रहा है हमारा, वह है 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, पहला तो ये निकल के आ गया। उसके बाद से 2 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, 2 का संबंध 4 के साथ, 2 का संबंध 5 के साथ, और 2 का संबंध 6 के साथ, तो यह भी आएगा ऐसे। 2 का संबंध 2 के साथ, फिर 2 का संबंध 3 के साथ, 2 का संबंध 4 के साथ, और 2 का संबंध 5 के साथ, और साथ ही साथ 2 का संबंध 6 के साथ, यह भी आएगा। सेम इसी प्रकार से 3 का भी आएगा, तो 3 का संबंध 2 के साथ, 3 का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध 4 के साथ, 3 का संबंध 5 के साथ, और 3 का संबंध 6 के साथ, यह भी आएगा। तो 3 का संबंध 2 के साथ, फिर 3 का संबंध 3 के साथ, फिर 3 का संबंध 4 के साथ, और 3 का संबंध 5 के साथ, और 3 का संबंध 6 के साथ। तो यह तो आ गया इसका कार्तीय गुणन। अब यहाँ पे एक बात आपके समझनी है कि क्या जो हमारा संबंध है, संबंध का प्रत्येक अवयव क्या A क्रॉस B में उपस्थित है क्या। ध्यान से देखना, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो संबंध R आपने निकाला है, संबंध R के प्रत्येक अवयव A क्रॉस B में है क्या, तो ढूंढो ठीक से। अगर आप देखोगे तो 1, 2, तो 1, 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वैसे 2, 3, तो 2, 3 भी हमें कहीं दिखेगा, यहाँ दिखा। 3, 4, तो 3, 4 कहाँ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा। अर्थात हम कहेंगे कि संबंध R के प्रत्येक अवयव A क्रॉस B या कार्तीय गुणन में क्या है, उपस्थित है। और जब किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव किसी समुच्चय B में उपस्थित होता है तो कहते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B। याद है, A B का क्या है, उप सब समुच्चय है। क्या कह रहा हूं फिर से, अगर किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में उपस्थित है तो कहते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B, मतलब A B का उप समुच्चय है, A B का उप समुच्चय है, कह सकते हैं, और यही कहते भी हैं, क्लास 11th में इसको पढ़ा भी है। अगर यही आपने पढ़ा है तो अर्थात आप कह सकते हैं कि संबंध, हम संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं संबंध R यह सबसेट होता है A क्रॉस B का। और इस तरीके से हम संबंध को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, या संबंध को परिभाषित कर सकते हैं कि कोई संबंध A क्रॉस B या कार्तीय गुणन का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, संबंध के बारे में जान सकते हैं।
अब बेटा यहाँ जो हम संबंध के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या जो समझने का प्रयत्न कर रहे हैं वह अलग अलग समुच्चयों पे है, और ऐसे अलग अलग समुच्चयों पे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध क्या किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, अनंत टाइप के बनाए जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ए का बी के साथ बना सकते हैं, ए का पी के साथ बना सकते हैं, ए का एम के साथ बना सकते हैं, ए का बी के साथ सी के साथ भी हम बना सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हम क्या कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। लेकिन क्लास 12th में हमें भिन्न भिन्न प्रकार के समुच्चयों के बीच में संबंध नहीं स्थापित करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ही समुच्चय का स्वयं के साथ संबंध स्थापित करके दिखाना है और उसी का क्या करना है, अध्ययन भी करना है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि किसी दिए गए समुच्चय का स्वयं के साथ किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो थोड़ा समझ लीजिए, नोट करिए, फिर हम आगे आपको बढ़ते हैं कि किसी दिए गए समुच्चय का संबंध स्वयं के साथ कैसे परिभाषित किया जाता है। अब यह बात समझने के लिए कि किसी दिए गए समुच्चय का संबंध स्वयं के साथ किस प्रकार से होता है, इसको समझने से थोड़ा सा पहले हमें यहाँ पे दो तीन छोटी छोटी बातें समझनी, जैसे प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। इसके बारे में हमें थोड़ा सा क्या करना है, अध्ययन करना है। इसके लिए कैसे हम समझेंगे, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं और हम एक समुच्चय लेते हैं। यहाँ पे एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी। ए में हमने कहा कि मान लीजिए कि चार अवयव कुछ इस प्रकार से हैं कि ए बी सी डी, और बी में हमने कहा कि कुछ अवयव हमारे इस प्रकार से हैं कि यहाँ पे आ गया मान लीजिए कि एम एन ओ पी क्यू, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हमने कहा कि ए और बी के बीच में संबंध कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि ए का संबंध है एम के साथ, बी का संबंध है एन के साथ और सी का संबंध है क्यू के साथ। ठीक है बेटा, कुछ ऐसे परिभाषित। तो यहाँ बात आती है कि प्रांत क्या होता है। थोड़ा सा विचार हम करते हैं प्रांत के बारे में कि प्रांत किसे कहें। उसके बाद हम बात करेंगे सह प्रांत क्या है, सह प्रांत क्या है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि परिसर क्या है, परिसर क्या है। तो ध्यान से समझना, बहुत ही आसान टॉपिक है और बड़ी इजीली हम इसे क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो बात हम क्या कर रहे हैं, प्रांत क्या है, सह प्रांत क्या है और परिसर क्या है। अब इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से इन समुच्चयों के बीच में संबंध को देखते हैं। क्या है भाई, तो यहाँ समुच्चय दो है, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय क्या है, बी। अब देख रहे हैं कि ए में कुल 4 है और बी में कुल कितना है, 5 है। संबंध कैसे है, तो ए के कुछ अवयव बी के कुछ अवयव के साथ क्या है, संबंधित है। अब प्रांत क्या होता है, तो प्रांत के बारे में कहते हैं कि पहले समुच्चय के वे प्रत्येक अवयव जो दूसरे समुच्चय के अवयवों के साथ संबंध रखता है। तो अब इसके बारे में देखो भाई, तो यहाँ पे कहा कि पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव जो दूसरे समुच्चय के अवयवों के साथ क्या करता है, संबंध रखता है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पे प्रांत क्या क्या होगा भाई, तो पहले समुच्चय का अवयव। अब पहले समुच्चय का अवयव कौन, जो दूसरे के साथ संबंध रखता है। कौन कौन रख रहा है, एक तो ए रख रहा है एम के साथ, और एक रख रहा है बी एन के साथ, और एक क्या रख रहा है सी। क्या डी भी रख रहा है, तो डी नहीं रख रहा है। यहाँ पे प्रांत हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो प्रांत हमारा निकल के आ जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। ये हो गया हमारा प्रांत, जो पहले समुच्चय का अवयव। उसी प्रकार से सह प्रांत क्या होता है, तो सह प्रांत सबसे आसान होता है। यहाँ पे लिखते हैं दूसरे अवयवों का दूसरे समुच्चय का प्रत्येक अवयवों का समुच्चय। कुछ करना ही नहीं है इसमें बस आंख बंद करना है, संबंध है ना है इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरा जो हमारा समुच्चय है, दूसरे समुच्चय के जितने भी अवयव हैं बस उन्हीं अवयवों को एक समुच्चय में लिख दो, वही आपका स्वप्रांत हो जाएगा। तो यहाँ पे स्वप्रांत क्या निकल के आएगा
तो यहाँ निकल के आ जाएगा MNOP Q। दोबारा समझ लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ संबंध से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे केवल क्या है कि बस दूसरे समुच्चय जो पहले समुच्चय के साथ कनेक्टेड है, बस दूसरे समुच्चय में जितने भी अवयव एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो चाहे संबंध रख रहे हैं चाहे न रख रहे हैं, उससे मतलब ही नहीं है। बस उसको उठा कर रख दीजिए, वही हमारा क्या हो जाता है, स्वप्रांत हो जाता है। अब परिसर क्या भाई, तो परिसर के बारे में कहते हैं कि दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव जो पहले समुच्चय से संबंध रखते हैं, पहले समुच्चय से संबंध रखते हैं। आगे बात समझ में, तो दूसरे समुच्चय का प्रत्येक अवयव जो पहले समुच्चय से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं, वो हमारा परिसर कहलाता है। तो ऐसा कौन कौन सा है दूसरा में, तो एक है M, दूसरा है N और तीसरा क्या है Q। तो यहाँ पे आ गया M, N और क्या आ गया Q। यह हमारा दूसरे समुच्चय के 3 अवयव है जो पहले समुच्चय के साथ क्या रख रहे हैं, संबंध रख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम समझते हैं प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो ये बहुत आसान है, बड़ा इजी है। अगर आपको ये बटा समझ में आ रहा है तो कम से कम यार एक लाइक तो जरूर बनता है इस पे, और साथ में अपने दोस्तों के साथ क्या करें, इसे शेयर करें, खूब ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने ज्यादा बच्चों के पास ये जाएगा, ये बच्चे इस चीज का क्या कर पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। तो मेरी कोशिश है कि आपके जितने भी सिलेबस हैं वो सिलेबस इतने क्लियरिटी के साथ पढ़ाया जाए कि कहीं से भी इंटर में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो। तो आप यहाँ ध्यान से देखें, प्रांत, सह प्रांत और परिसर। अब प्रांत, सह प्रांत, परिसर समझने के बाद से अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि किसी समुच्चय का स्वयं के साथ संबंध कैसे हो सकता है। क्लियर, यह बात हमको क्या करनी है, यहाँ पे समझनी है। अगर संबंध है तो उसको लिखते कैसे हैं, बात समझ में आ रहा है, तो बस इसे आप नोट करें, उसके बाद से मैं आपको ये बात समझाता हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक समुच्चय का स्वयं के साथ हम क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि एक समुच्चय है हमारे पास, ये एक समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 2 3 4। अगर इसी के सामने मैं एक मिरर लगा दूं, मिरर समझते हो आप, आईना लगा दूं, तो स्पष्ट रूप से यही आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब के रूप में आ जाएगा, यही आ जाएगा। और इसमें भी क्या है 1 2 3 4। अरे बात समझ में, अब जाहिर सी बात है ये ही है यहाँ पे। तो मैंने कहा कि ए और ए के बीच में एक संबंध है आर, वह कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है और 4 4 से कनेक्टेड, कुछ इस प्रकार से। तो फिर हम इसे कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे आर सच दैट ए टू ए, चाहे ए और ए के बीच में एक आर क्या है, संबंध है, और वह कुछ इस प्रकार से है कि आर बराबर 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 और 4 कामा 4, कुछ इस प्रकार से है। इतना ही नहीं है, चाहे तो यह भी हो सकता है कि 1 का संबंध मान लीजिए कि 3 के साथ है, कुछ ऐसा भी दिया है, और साथ ही साथ 1 का संबंध हमारा 4 के साथ भी है, ऐसा भी है, और भी कुछ अवयवों के साथ हो सकता है। तो हम चाहे तो उसे भी लिख सकते हैं। तो उसे क्या लिखेंगे, कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे 1 कामा 3 और फिर हम लिखेंगे 1 कामा 4, ऐसे हम लिख सकते हैं। आई बात समझ में, तो यहाँ पे यह बात क्लियर हो गई कि हम कैसे संबंध को स्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ क्या कहानी है कि क्लास 12 में आपको जो भी संबंध पढ़ने हैं वह किसी एक समुच्चय के स्वयं के साथ ही पढ़ने, अलग अलग आपको नहीं पढ़ना। इसके पहले हमने समझा कि कैसे स्वयं के साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है। अब जो भी हम संबंध निकाल रहे हैं उन संबंधों में एक्चुअल हमें पढ़ना क्या है, तो आगे हमें इन संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ना है, और बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरा पूरा एक्सरसाइज 1.1 आपका संबंधों के प्रकार पे ही क्या है, निर्धारित है। तो यहाँ देखिए संबंधों के प्रकार। अब संबंधों के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन क्लास 12 में आपको मुख्य रूप से निम्न संबंधों के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। कौन कौन सा,
तो सबसे पहला जो है वह है आपका रिक्त संबंध, एम्प्टी या नल रिलेशन, यह आपका रिक्त संबंध। दूसरा है आपका सार्वत्रिक संबंध, जिसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तीसरा है आपका स्वतुल्य संबंध, जिसे हम रिफ्लेक्टिव रिलेशन कहते हैं। और चौथा है हमारा सम्मित संबंध, जिसे हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। और साथ में पांचवा है संक्रामक संबंध, जिसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। और लास्ट है हमारा तुल्यता संबंध, जिसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो हमारे यह चारों के चारों हैं, जिसमें आपसे एक्सरसाइज का ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी से संबंधित हैं। और थोड़ा बहुत हमारे प्रश्न जो है वह ये पहले और दूसरे पे आधारित है। अब जो है वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, उसके लिए कोई चारा है नहीं हमारे पास। तो यह मुख्य रूप से हमारे पास कितने आ गए भाई? तो यहाँ पे 6 आपके संबंध है, जिसका हमें क्या करना है, एक एक करके अध्ययन करना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में जो बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इन 6 के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे, जो जहां पढ़ेंगे उससे संबंधित जो प्रश्न जहां आएंगे वहां क्या करते जाएंगे, पूर्ण करते जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग का आज का लेक्चर समझ में आया होगा, मजा आया होगा आज के लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां जाएं, टेलीग्राम पे सर्च मारें बड़े भारत बाई विजय सर, और वहां से जाकर टेलीग्राम को क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। ज्वाइन इसलिए करना जरूरी है कि क्लास 12 से संबंधित जितने भी प्रकार के सिनेरियो हैं, जितने भी प्रकार के टॉपिक्स हैं या जितने भी प्रकार के सूचनाएं हैं, सब के सब आपको टेलीग्राम पे क्या होगा, मिलेगा। साथ ही में अपने दोस्तों को भी इस चैनल पे क्या करें, जोड़ें। और उम्मीद करता हूं कि आपको आज के क्लास में मजा आया होगा। इसी के साथ आप लोग का धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में।